क्लास 10 साइंस के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में। देखिए, गोलीय दर्पण को यदि आपको भली भांति अच्छे से समझना है, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना है, तो आपको गोलीय दर्पण से संबंधित जो कुछ शब्दावली है उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आपको इन शब्दावलियों के बारे में भली भांति जानकारी है तो बेसिकली गोलीय दर्पण समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख शब्दावली को समझने से पहले आपको दो बातें अच्छे से याद होनी चाहिए कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है बेसिकली आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है कि जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, बेसिकली इस अवतल दर्पण का जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब ये जो अंदर वाला जो पृष्ठ होता है जहां से आपका परावर्तन हो संभव होता है, वो वाला क्या होता है आपका अंदर की ओर वक्रित होता है। क्या होता है? अंदर की ओर वक्रित होता है। आपका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। हाँ, और जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बेसिकली कहां पर वक्रित होता है? वो आपका बाहर की ओर वक्रित होता है। आप देख सकते हो ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर क्या है? वक्रित है। बाहर की ओर क्या है? बेसिकली आपका कर्व्ड है। क्या है? बाहर की ओर कर्व्ड है, वक्रित है। हाँ, तो चाहे मैं अवतल दर्पण की बात करूं चाहे मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, इससे बेसिकली जब मैं अवतल दर्पण से संबंधित शब्दावली की बात करूंगा तो वही शब्दावली उत्तल दर्पण से भी संबंधित होगी। ओके, तो सबसे पहले जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए वो होता है आपका द्वारक। क्या होता है? बेसिकली द्वारक। हाँ, तो द्वारक क्या होता है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां से लेके इसे यदि मैं m नाम दे दूं, इसे यदि मैं n नाम दे दूं, तो ये जो पूरा आपका mn होता है, ये जो आपका पूरा mn होता है, यही क्या कहलाता है? बेसिकली आपका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिकली द्वारक कहलाता है। तो यदि कोई आपसे द्वारक के बारे में पूछता है तो आप बता सकते हो जो आपका संपूर्ण परावर्तक पृष्ठ होता है, ये जो आपका संपूर्ण परावर्तक पृष्ठ होता है वही क्या कहलाता है? बेसिकली आपका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिकली वो आपका द्वारक कहलाता है। हाँ, अब जो दूसरा पॉइंट है, जो आपका सेकंड पॉइंट है जिसे आपको समझना चाहिए, वो होता है बेसिकली आपका ध्रुव। कि आपका ध्रुव क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए, ये जो आपका द्वारक है, इस द्वारक का जो भी आपका केंद्र होता है, वो केंद्र में मान ले तो आपका P है, तो वो केंद्र ही क्या कहलाता है? बेसिकली आपका ध्रुव कहलाता है। हाँ, जो आपका दर्पण होता है उस दर्पण का संपूर्ण परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है? बेसिकली आपका द्वारक कहलाता है। और ये जो द्वारक होता है, इस द्वारक का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है? बेसिकली आपका ध्रुव कहलाता है। हाँ, उत्तल दर्पण के केस में भी ये बात सही है। कैसे? इसे यदि मैं m नाम दे दूं, इसे यदि मैं n नाम दे दूं, तो उत्तल दर्पण में भी जो ये आपका संपूर्ण क्या है? बेसिकली आपका ये परावर्तक पृष्ठ, मतलब m से लेके ये n तक का जो पूरा भाग है वही क्या कहलाएगा? द्वारक। इस द्वारक का जो आपका केंद्र बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? बेसिकली आपका ध्रुव कहलाएगा। बात समझ में आई? अब हमेशा याद रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका गोलीय दर्पण होता है उसका निर्माण कैसे होता है? उसका निर्माण जब आपका एक गोला रहता है और जब उस गोले को हम ऐसे बीच से क्या कर देते हैं? काट देते हैं, है ना? बीच से ऐसे काट देते हैं तो किसका निर्माण होता है? गोलीय दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है बेसिकली आपका उत्तल दर्पण। मतलब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों का निर्माण ही गोलों से होता है। तो बेसिकली ये वाला जो अवतल दर्पण है ये भी किसी ना किसी गोले का भाग रहा होगा, और ये वाला भी जो उत्तल दर्पण है वो भी किसी ना किसी गोले का भाग रहा होगा। हाँ, तो यदि इस प्रकार का कोई गोला है तो उसका केंद्र भी होगा। तो बेसिकली ये वाला भी जो अवतल दर्पण है ये भी किसी ना किसी गोले का ही भाग है। तो ये अवतल दर्पण जिस भी गोले का भाग होगा उसका कोई ना कोई केंद्र तो होगा ही, होगा कोई ना कोई केंद्र। तो इस केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? बेसिकली आपका वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली हम आपका वक्रता केंद्र कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? बेसिकली वक्रता केंद्र, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे हम क्या नाम देते हैं? बेसिकली C से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ,
उसी प्रकार से ये भी आपका एक उत्तल दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण किसी ना किसी एक गोले का भाग है। हालांकि ये गोला नहीं है, स्पेस के मतलब जगह कम होने के कारण मैंने इस प्रकार से बना दिया, लेकिन बेसिकली उत्तल दर्पण भी किसी ना किसी गोले का भाग होता है, देख सकते हैं आप। और इस गोले का जो भी केंद्र होता है, इस गोले का जो भी केंद्र होता है, वही केंद्र क्या कहलाता है, बेसिकली आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो बात समझ में, वक्रता केंद्र होता है बेसिकली आपका अवतल दर्पण जिस भी गोले का भाग होता है, अवतल दर्पण जिस भी गोले का भाग होता है, उस गोले का जो भी केंद्र होता है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बेसिकली उत्तल दर्पण किसी ना किसी गोले का भाग होता है, और उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, बेसिकली आपका वक्रता केंद्र C कहलाता है। हाँ, अब इसके बाद जो हमें जानना चाहिए वो जानना चाहिए बेसिकली आपकी वक्रता त्रिज्या। क्या जानना चाहिए अब हमें, बेसिकली वक्रता त्रिज्या के बारे में जानना चाहिए। तो वक्रता त्रिज्या भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस वक्रता केंद्र को इस दर्पण के ध्रुव से मिला देना है। वक्रता त्रिज्या के लिए आपको क्या करना है, इस वक्रता केंद्र को इस दर्पण के ध्रुव से मिला देना है। हाँ, तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने से जो रेखा बनती है उसे क्या कहती है, बेसिकली हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो आपका वक्रता केंद्र होता है, दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, बेसिकली वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हाँ, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, बेसिकली आपका वक्रता त्रिज्या हो गई आपकी R। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या बोलने का अलग अलग प्रकार का तरीका होता है। वो तरीका ये है कि आपका चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, किसी ना किसी गोले का भाग है, किसी ना किसी गोले का भाग है, तो इस गोले का जो आपका केंद्र होता है, उस केंद्र को जब आप उसकी परिधि से मिलाते हो, जब इसके केंद्र को आप उसकी परिधि से मिलाते हो, तो जो रेखा खींची जाती है या जो रेखा बनती है उसी रेखा को क्या कहते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, ये आपका एक गोला है, इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। जब इस केंद्र को आप किससे मिलाओगे, इस गोले की परिधि से मिलाओगे, तो आपको क्या मिलेगी, ये त्रिज्या होती है। वैसे ही ये वाला भी जो अवतल दर्पण है वो भी किसी ना किसी गोले का भाग है। इस गोले का भी कोई ना कोई बेसिकली केंद्र होगा। इस केंद्र को जब आप बेसिकली किससे मिलाओगे, इस गोले की परिधि से मिलाओगे, इस गोले की परिधि से मिलाओगे, तो आपको क्या मिलेगी, वक्रता त्रिज्या मिलेगी, जैसा कि बेसिकली इस गोले के केस में हो रहा है। हाँ, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपका अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस भी गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को जब हम उस गोले की परिधि से मिलाते हैं, जब हम उस गोले के केंद्र को उस गोले के केंद्र को उस गोले की परिधि से मिलाते हैं, तो जो त्रिज्या बनती है वही त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। या ऐसे भी लिख सकते हो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आई। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेसिकली आपका मुख्य अक्ष। क्या, बेसिकली मुख्य अक्ष, कि आपका मुख्य अक्ष आपका होता क्या है। देखिए, मुख्य अक्ष का मतलब होता है वह रेखा जो वक्रता केंद्र, जो आपका ये वक्रता केंद्र है और इस ध्रुव को मिलाती है। हाँ, वह रेखा, वह मुख्य अक्ष एक प्रकार की रेखा होती है, और ये जो रेखा होती है वो क्या करती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। उसी प्रकार से मैं इस केस में बात करूं तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष एक ऐसी रेखा होती है जो बेसिकली वक्रता केंद्र और ध्रुव को आपस में जोड़ती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यदि कोई आपसे कभी पूछता है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, तो सीधा सीधा कह देना मुख्य अक्ष एक ऐसी रेखा होती है जो किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को आपस में मिलाती है। देखो, ये वाली रेखा जब आपने ऐसा खींच दिए तो ये वाली रेखा किस किस को मिला रही है, इस ध्रुव को और इस वक्रता केंद्र को मिला रही है। उसी प्रकार से इस उत्तल दर्पण के केस में भी जैसे ही आपने ये वाली रेखा खींच दी तो ये वाली रेखा किस किस को जोड़ रही है, इस वक्रता केंद्र और यहाँ के बेसिकली ध्रुव को जोड़ रही है। तो
ये होता है बेसिकली आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष एक ऐसी रेखा होती है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है। मुख्य अक्ष एक ऐसी रेखा होती है जो वक्रता केंद्र और बेसिकली ध्रुव को आपस में मिलाती है। अब अगला है, हमें समझना है कि फोकस बिंदु क्या होता है। देखिए फोकस बिंदु की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ इसे समझिए। हम सपोज कर लेते हैं कि आपकी वस्तु कहां पर है, यहां पर है। ये क्या है, बेसिकली आपकी वस्तु है। हाँ, अब ये वाली वस्तु है। अब इस वस्तु का मुझे क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहां से इस प्रकार की एक आपकी प्रकाश किरण भेजूंगा। हाँ, अब ये वाली जो आपकी प्रकाश किरण है कहां पर जा रही है, बेसिकली इस परावर्तक पृष्ठ पर जा रही है। बेसिकली किस परावर्तक पृष्ठ पे जाएगी, देख सकते हो ये जो अंदर वाला भाग है यही आपका परावर्तक पृष्ठ है, यहीं से आपका परावर्तन होने वाला है। तो इस परावर्तक पृष्ठ पे ये वाली प्रकाश किरण देख सकते हो जा रही है। हाँ, तो इस वस्तु से ये वाली किरण निकली। अब ये वाली किरण जाकर इस बेसिकली अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। तो जैसे ये वाली किरण इस अवतल दर्पण पर आपतित होगी तो बेसिकली परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी, वो ऑब्वियस सी बात है। और जैसी परावर्तक पृष्ठ से आपतित होगी तो परावर्तक पृष्ठ क्या करेगा, उसका परावर्तन करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि बेसिकली इस प्रकाश किरण का परावर्तन हुआ और वो इस प्रकार से चले गई। बेसिकली क्या हो गया, इस प्रकार से आपकी चले गई। तो बेसिकली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ये आपकी वस्तु थी, इस वस्तु से ये वाली प्रकाश किरण निकल रही है जो कि इस परावर्तक पृष्ठ पर आई है, मतलब आपतित हुई है। मतलब ये कैसी किरण है, बेसिकली आपतित किरण है। अब ये वाली जो आपतित किरण है जैसे इस परावर्तक पृष्ठ पे आपतित होगी तो परावर्तक पृष्ठ क्या करेगा, परावर्तन करेगा। तो बेसिकली इस प्रकार से उसने परावर्तन कर दिया। तो जब आपके परावर्तक पृष्ठ ने परावर्तन कर दिया तो परावर्तन के पश्चात ये जो आपकी प्रकाश किरण है जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात ये वाली जो प्रकाश किरण है वो जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को बेसिकली आपका फोकस बिंदु कहा जाता है। इसे बेसिकली आपके कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात समझ में आई कि आपका फोकस बिंदु क्या कहता है। आप ऐसा लिख सकते हो डेफिनेशन को, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर गुजरती है वही बिंदु क्या कहलाता है, बेसिकली आपका फोकस बिंदु कहता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु से होकर गुजरती है। अब बताओ ये वाला जो बिंदु है कहां पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर ही तो स्थित है ना। तो मुख्य अक्ष पर स्थित उसी बिंदु को क्या कहते हैं, बेसिकली हम आपका फोकस बिंदु कहा जाता है। तो फोकस बिंदु क्या है, होता है, फोकस बिंदु कुछ नहीं होता है, ये मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु होता है। और ये बिंदु हमें कब प्राप्त होता है, जब बेसिकली प्रकाश किरण का परावर्तन होता है। हाँ, अब उत्तल दर्पण के केस में देख लेते। उत्तल दर्पण के केस में आपकी वस्तु कहां पर खड़ी होगी, यहां पर खड़ी होगी। अब बात आती है कि आपने वस्तु को इस बार यहां पर खड़ी कर रहे हो, इस बार यहां पर खड़ी कर रहे हो, इसको भी तो आप अंदर खड़ी कर सकते थे ना, बाहर क्यों खड़ी कर रहे हो। देखो आप यदि अपना चेहरा देखना चाहते हो तो आप कहां पर जाके खड़े होते हो, ऑब्वियस सी बात है हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं। हाँ, अब बताइए दर्पण की भी दो सतह होती है, एक चिकनी सतह, एक पॉलिशदार सतह। तो बताओ पॉलिशदार सतह के सामने जाके खड़े होते हो या चिकनी सतह, ऑब्वियस सी बात है चिकनी सतह, क्योंकि चिकनी सतह के सामने जाके खड़े होंगे परावर्तन होगा, हमें अपना चेहरा दिखाई देगा। पॉलिशदार सतह के सामने जाके खड़े होंगे तो थोड़ी ना हमें कुछ दिखाई देगा। तो वैसे ही यहाँ पर अवतल दर्पण के केस में हमने वस्तु को इसलिए अंदर रखे है क्योंकि परावर्तक पृष्ठ कहां पर है, बेसिकली वो अंदर की ओर वक्रित है। परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित है, इसलिए हमने वस्तु को यहां पर रखी है। यदि हम यहां पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब तो जिंदगी में नहीं बनने वाला। हाँ, यहां पर यदि हमने कोई आदमी ले जाकर रख दिए तो वो तो अपना चेहरा देख लेगा, लेकिन यदि मैंने यहां पर ले जाके रख दिया बेचारा चेहरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये तो पॉलिशदार सतह है ना। इसलिए हमने जो आपका अवतल दर्पण के केस में जो वस्तु थी उसको बेसिकली अंदर की ओर रखा। और यहां पर बताओ आपका परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर है। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से परावर्तन हो सकता है, परावर्तन हो सकता है मतलब हमारे केस में समतल दर्पण के केस में चिकनी सतह है ना, जहां पर हम अपना चेहरा देखते। तो बताओ यदि मैं किसी इंसान को यहाँ खड़ा करता हूँ और बोलता हूँ कि देख तू अपना चेहरा देख, तो क्या वो देख पाएगा?
नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वो पॉलीदार सतह के सामने खड़ा है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण के केस में यहां पर खड़ी करते हैं वस्तु को, और बेसिकली अवतल दर्पण के केस में हम यहां पर खड़ी करते हैं वस्तु को। हाँ, तो बात समझ में आई। अब उत्तल दर्पण हो गया, ये बेसिकली ये आपका उत्तल दर्पण, परावर्तक पृष्ठ के सामने हमने बेसिकली जो आपकी वस्तु उसको रख दी है। हाँ, अब ये बेसिकली प्रकाश किरण जाएगी, और ये प्रकाश किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। किसके समांतर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। हाँ, अब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के समांतर जब आपकी प्रकाश किरण आपतित होगी, बेसिकली आपका दर्पण है, इस दर्पण पर कौन सी प्रकाश किरण आ रही है? बेसिकली ये वाली प्रकाश किरण आ रही है। तो दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है? आपतित प्रकाश किरण कहा जाता है। तो ये जो आपतित प्रकाश किरण है बेसिकली उसका क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली परावर्तक पृष्ठ पे आ रही है। परावर्तक पृष्ठ पे आ रही है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है, याद रखना। इस प्रकार से क्या होता है? बेसिकली आपका परावर्तन होता है। हाँ, अब बताओ बेसिकली परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? ये ऊपर जाएगी। क्या ये मुख्य अक्ष के बिंदु से होकर जाएगी? जैसे कि यहाँ पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर जाई थी, क्या यहाँ पर ऐसा केस बन सकता है? क्या यहाँ पर ये वाली प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के बिंदु से होकर गुजर सकते? नहीं, ये तो ऐसे आई, परावर्तन हो गया, ऐसे जाएगी बेचारी यहां से तो गुजर नहीं पाएगी, मुख्य अक्ष से गुजर ही नहीं पाएगी, है ना। तो आंसर है नहीं गुजर पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यदि मुख्य अक्ष से गुजरेगी नहीं, मुख्य अक्ष को काटेगी नहीं, जैसे कि ये वाली प्रकाश किरण काट रही थी परावर्तन के पश्चात, लेकिन ये वाली प्रकाश किरण तो काट ही नहीं पाएगी, तो मतलब हमें उत्तल दर्पण केस में फोकस बिंदु नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, जरूर। कैसे मिलेगा? हमें क्या करना है, हमें ये तो पता है कि ये वाली प्रकाश किरण आगे जाएगी, कभी पीछे आने नहीं वाली, लेकिन हम इसको ऐसा पीछे बढ़ा तो सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली आपका फोकस बिंदु, कैपिटल एफ फोकस बिंदु हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण के केस में क्या हो जाएगा बताओ? ये वाली जो प्रकाश किरण आ रही है दर्पण की ओर, किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें बेसिकली परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहां पर तो देखो परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष से, लेकिन यहां पर जा नहीं रही, वो तो इधर जा रही है, हमने उसे जबरदस्ती की है और बेसिकली पीछे बढ़ाए, मतलब यहां पर वो बेसिकली मुख्य अक्ष से जा नहीं रही है, मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत हो रही है। आप थोड़ा देखिए, यदि प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो यदि आप यहां से होकर देखते, यदि आपकी ये क्या है मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये क्या है बेसिकली आपकी आंख है ना। तो यदि आप यहां से देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये वाली प्रकाश किरण ना इस फोकस बिंदु से ही होकर गुजर रही है, ऐसा लगेगा। तो उत्तल दर्पण के केस में क्या हो जाएगा? बेसिकली आपको परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, और जबकि वास्तव में यहां पर आपके किसके केस में, अवतल दर्पण के केस में जाती ही है। तो इस केस की बात करें या इस केस की बात करें, दोनों ही केस में आपकी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, देख सकते हो, मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, देख सकते हो। यहां पर भी परावर्तन होगा, यहां पर भी परावर्तन होगा। यहां पर क्या होगा बेसिकली, परावर्तन के पश्चात जो आपकी प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से जाएगी, किसी बिंदु से जाएगी। इस केस में मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से वो जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? जाती हुई प्रतीत होगी। जबकि इस केस में जाएगी, तो वो जो बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। तो यदि मैं डेफिनेशन बोलूं अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु की, तो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से, कहां से परावर्तन हो रहा है? दर्पण से हो रहा है ना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। उत्तल दर्पण के केस में क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, यदि यहां से देखते हो तो आपको यहीं से जाती हुई प्रतीत होगी आपकी किरण। हाँ, तो वही बिंदु क्या कहलाता है? बेसिकली आपका फोकस बिंदु कहलाता है। हाँ, और यदि आपको समअप करने लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हो, मुख्य अक्ष से समानांतर, मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहा जाता है, गोली दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई बेसिकली आपके फोकस बिंदु की। अब जो सबसे लास्ट टर्म है वो है बेसिकली आपकी फोकस दूरी। फोकस दूरी बहुत ही आसान है। इस फोकस बिंदु से इस ध्रुव तक की जो भी दूरी होती है उसे कहते हैं बेसिकली हम फोकस दूरी, और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की जो भी दूरी होती है वो बेसिकली कहलाती है आपकी फोकस दूरी। बात समझ में आई? फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी जिसे स्मॉल एफ से प्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बेसिकली आपकी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये हो गई आपकी गोली दर्पण संबंधी प्रमुख शब्दावली। कौन कौन सी शब्दावली है? सबसे पहले द्वारक पढ़े। ये जो आपका MN है, जो पूरा परावर्तक पृष्ठ है, ये आपका द्वारक कहलाता है। इस द्वारक का जो आपका केंद्र होता है वो आपका ध्रुव कहलाता है। ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये भी जिस भी गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को जब आप ध्रुव से मिलाते हो तो बेसिकली क्या बनती है? वक्रता त्रिज्या बनती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें बेसिकली परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बेसिकली आपकी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने गोली दर्पण संबंधी प्रमुख शब्दावली के बारे में अध्ययन किया।